क्या आपको भी रात के आसमान को देखना और देखते चले जाना बहुत ज्यादा पसंद है? क्या आपको भी लगता है कि चांद और तारे तो हमारे बचपन के दोस्त हैं? और क्या आपको भी जब भी कोई कॉन्स्टलेशन दिख जाता है तो लगता है कि भाई आज तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी? वैसे कॉन्स्टलेशन तो जानते हैं ना आप, वही तारामंडल, तारों का एक ऐसा ग्रुप जो हमें किसी एक पर्टिकुलर शेप जैसा दिखाई देता है, जैसे कि सप्तऋषि मंडल, लायन, हंटर, हॉर्स, बेयर और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर तो यही लगता है कि कितना कुछ है इस आसमान में। तो बताइए, इससे नजर कैसे हटे? और अगर आसमान में अपने इन बचपन के दोस्तों के अलावा कुछ अनोखा भी नजर आ जाए तो समझिए कि कई रातों की नींद गई, क्योंकि उसे देखने के एक्साइटमेंट में एक यूनिवर्स लवर को नींद कैसे आ सकती है। वैसे मुझे पता है कि आप भी यूनिवर्स लवर हैं, इसलिए आप भी इन सारे एक्सपीरियंसेस और थॉट से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्या आपको अंदाजा है कि वो क्या हो सकता है जो कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ अनएक्सपेक्टेड है और जिसे देखकर हम उछल पड़ेंगे? टेंशन मत लीजिए, ये नाम आपके लिए नया तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन के जिस दौर में हमने ये सीखा था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और चंदा मामा दूर के, उसके कुछ वक्त बाद ही तो ये भी सुन लिया था कि हम एक गैलेक्सी में रहते हैं। हाँ, गैलेक्सी के बारे में तो जरूर से सुना होगा, लेकिन कैसे, कहाँ, कौन सी गैलेक्सी, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं मन में। तो बिल्कुल आने दीजिए, क्योंकि इनके जवाब तो आज मिलने ही वाले हैं हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में। तो अपनी बात की शुरुआत इसी से करते हैं कि आसमान में हम कौन सी गैलेक्सी देख सकते हैं। तो हम अपने रात के आसमान में देख सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को और उसकी लार्ज नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा को। हाँ, एंड्रोमेडा जो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। हालांकि इंफ्रारेड डेटा के बेस पर इसे बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी भी माना जाता है। वैसे आपको ये सुनकर कैसा लगा कि हम गैलेक्सीज को देख सकते हैं? एक्साइटिंग ना? पर हमें ये भी तो पता हो कि गैलेक्सी क्या होती है और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। तो देखिए, गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, आसमान में तारों की एक अलग ही दुनिया होती है और उसमें अरबों तारे, हाँ सच में अरबों तारे रहते हैं। उनके साथ थोड़ी गैस और डस्ट भी इनमें अपना घर बनाकर रहती है। एक गैलेक्सी तारों की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि केवल 2 गैलेक्सीज ही होती है, मिल्की वे और एंड्रोमेडा, तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं। गैलेक्सी 2 या 4 नहीं होती, बल्कि अरबों में होती है, कम से कम 100 बिलियन। सुनकर चौंक गए ना? लेकिन अभी तो ये भी जानिए कि इन विशाल और दूर तक फैली गैलेक्सीज में प्लैनेट्स और प्लैनेटरी सिस्टम भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल जैसे कि हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही सुना आपने, होम गैलेक्सी। मिल्की वे हमारी होम गैलेक्सी ही तो है जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर है बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स, जिसमें से हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट भी है, अर्थ प्लैनेट, जिस पर अभी आप बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो हमारी होम गैलेक्सी आसमान में कैसी नजर आती है? सोचने पर शायद कोई इमेज आ रही है, गोल या कुछ और शेप। तो इसका जवाब ये है कि ये एक व्हाइट एंड ब्राइट स्ट्रिप जैसी नजर आती है, जिसे देखकर लगता है जैसे तारों का कोई मेला लगा हो और सारे तारे किसी सफेद रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और इनके रास्ते को रोकने के लिए बीच बीच में डस्ट के काले बादल भी आ जाते हैं। लगता है इनकी आपस में जुगलबंदी है। वैसे मिल्की वे को तो आप करीब से देख ही चुके हैं, मिल्की वे गैलेक्सी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। लेकिन अब अगर आप ये कहने वाले हैं कि आपने अभी तक उस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू अपनी होम गैलेक्सी को जाना ही नहीं, तो ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात होगी एक यूनिवर्स लवर के लिए। इसलिए मिल्की वे पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखिए। और अगर आप एक ट्रू यूनिवर्स लवर की तरह ऑलरेडी मिल्की वे की सैर करके आए हैं, तो चलिए हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं। मिल्की वे से आगे इसकी नेबर गैलेक्सी के हालचाल पूछने, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को जानना कुछ कम दिलचस्प नहीं होने वाला है, बल्कि अपने नेबर को जानना तो हमेशा एक्साइटिंग ही लगा करता है। तो जरा ये देखिए कि हम अपने आसमान में जितने भी तारे देखा करते हैं, वो सब मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा होते हैं। बस कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जरूर इस आसमान में देखे जा सकते हैं जो मिल्की वे से बाहर की दुनिया के होते हैं, जैसे कि इसकी सैटेलाइट गैलेक्सीज मैजेलेनिक क्लाउड्स, जो कि मिल्की वे से लगभग 1,60,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और इनसे बहुत ज्यादा दूरी पर सिचुएटेड नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा दूर है,
क्योंकि उसका डिस्टेंस मिल्की वे से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का है। लेकिन ये लाइट ईयर्स क्या होता है? तो लाइट ईयर्स डिस्टेंस का मेजर होता है। ज्यादातर स्पेस ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को बताने के लिए लाइट ईयर्स का यूज किया जाता है। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जिसे लाइट ने एक अर्थ ईयर में ट्रैवल किया है, और ये डिस्टेंस होता है लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर। ये तो मतलब काफी ज्यादा है। जी हाँ, इस डिस्टेंस को समझना चाहेंगे तो देखिए, मून से लाइट हम तक पहुंचने में लगभग 1 सेकंड का टाइम लगाती है, क्योंकि मून अर्थ के बहुत पास है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर। सन से लाइट पहुंचने में अप्रोक्स 8 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि सन का अर्थ से डिस्टेंस है अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर। और क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी तो मिल्की वे से बाहर है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर, इसलिए इस गैलेक्सी से लाइट को हम तक पहुंचने के लिए 2.5 मिलियन ईयर्स का सफर तय करना पड़ता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इतना ज्यादा दूरी पर होने के बावजूद भी हम एंड्रोमेडा को अपने आसमान में देख सकते हैं, इसलिए यही वो सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है जो मिल्की वे में देखा जा सकता है। मतलब ये कि एंड्रोमेडा की बदौलत ही हम यूनिवर्स में और ज्यादा दूरी तक अपनी नजरें ले जा सकते हैं और दूर तक यूनिवर्स के मैजिक्स को देखने का मजा ले सकते हैं। और फिर एंड्रोमेडा की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि एक तो एंड्रोमेडा मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी नहीं है, यानी ये इसका चक्कर नहीं लगाती, और दूसरा ये कि ये गैलेक्सी तो मिल्की वे से काफी ज्यादा बड़ी है और इसकी सैटेलाइट गैलेक्सी से काफी ज्यादा दूर होने के बावजूद भी हम इसे खुली आंखों से देख सकते हैं, यानी बिना किसी टेलीस्कोप की मदद लिए और बिना किसी बिनोक्यूलर्स के हम इसे आसमान में पहचान सकते हैं। तो हुआ ना ये बहुत ही दिलचस्प नेबर, मेरा मतलब नेबर गैलेक्सी। इसे देखने के लिए आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए अब इतना तो करना ही पड़ेगा कि एक डार्क और क्लियर नाइट में इसे सही डायरेक्शन में ढूंढना होगा, और ऐसा करेंगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगी, और तब शायद नेबर गैलेक्सी देखने की खुशी में वाकई आपकी नींद उड़ जाए। लेकिन एंड्रोमेडा को देखने के लिए सही डायरेक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो हम इसके बारे में आगे पता लगाएंगे। तो क्यों ना अभी ये जान लिया जाए कि आपको आसमान में ये दिखेगी कैसी। तो इसे देखकर एक बार तो आपको लग सकता है कि अरे ये क्या, एक तारे को चारों तरफ से बादल ने घेर रखा है, ये कैसा धुंधला सा सफेद पैच लगा है आसमान में जो फुल मून से भी बड़ा है। लेकिन वो एंड्रोमेडा ही होगी जो कि इसी इंतजार में होगी कि आप उसे पहचान लें, क्योंकि उसकी नेबर गैलेक्सी से हैं जो आप। वैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक और बात यूनिक है और मिल्की वे से क्लोजली कनेक्टेड भी है, क्योंकि बहुत जल्द एंड्रोमेडा मिल्की वे गैलेक्सी के साथ टक्कर करने वाली है। जी हाँ, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये एंड्रोमेडा को पूरी तरह जान लेने के बाद पता चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अभी टक्कर और भिड़ंत जैसी बातें नहीं करते हैं और एंड्रोमेडा को एक्सप्लोर करने पर फोकस करते हैं, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सपोजर करने में एंड्रोमेडा ने हमारी काफी हेल्प की है। यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को समझकर ही एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इसकी जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज के ओरिजिन को समझना पॉसिबल हो पाया है, बिल्कुल जैसे मिल्की वे को। क्योंकि मिल्की वे के अंदर रहते हुए उसके स्ट्रक्चर और उसकी शेप को नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे में इससे काफी सिमिलर स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा को एक्सप्लोर करके मिल्की वे के बारे में बहुत कुछ जाना जा सका है, और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को समझने में भी इसने एस्ट्रोनॉमर्स की काफी मदद की है। इसीलिए तो मिल्की वे की बहुत सी नेबर गैलेक्सीज होने के बावजूद सबसे ज्यादा चर्चे इसी के हैं, और तभी तो एस्ट्रोनॉमी में सेकंड मोस्ट फेमस गैलेक्सी के रूप में एंड्रोमेडा ही जानी जाती है। लेकिन अब आप बताइए कि फर्स्ट कौन है? मिल्की वे। जी हाँ, अब ये बताइए कि क्या आपको पता है कि एंड्रोमेडा मिल्की वे से कितनी बड़ी है? मिल्की वे की डिस्क का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स होता है, तो एंड्रोमेडा का 2,20,000 लाइट ईयर्स। इसे देख करके ही आप समझ गए होंगे कि एंड्रोमेडा तो मिल्की वे गैलेक्सी से डबल साइज की है, बल्कि थोड़ी ज्यादा बड़ी ही है। इसलिए मिल्की वे गैलेक्सी में जहां 200 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं, वहीं उससे साइज में लगभग डबल एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लगभग 1000 बिलियन तक स्टार्स मौजूद है। तो अब सवाल यह आता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी बनी कब थी? तो ये बनी थी लगभग 10 बिलियन साल पहले। गैलेक्सीज के बनने में एग्जैक्टली इतना लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन मिल्की वे की फॉर्मेशन तो इससे पहले ही हो गई थी।
क्योंकि मिल्की वे कम से कम 13 बिलियन साल पहले बन चुकी है। यानी मिल्की वे की जर्नी एंड्रोमेडा से काफी पुरानी है। तो इस मामले में मिल्की वे सीनियर हुई। तो क्या आपने गौर किया कि मिल्की वे की फॉर्मेशन के बाद एंड्रोमेडा बनी? लेकिन फिर भी एंड्रोमेडा इतनी बड़ी कैसे है, इतनी विशाल कैसे है? क्या कोई इसका मेन रीजन है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन तो यही है कि ये गैलेक्सी कुछ बिलियन सालों से लगातार ग्रो करने पर फोकस कर रही है, यानी अपने से छोटी गैलेक्सीज को लगातार अपने अंदर मिला रही है। इसी वजह से इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी एंड्रोमेडा मास में मिल्की वे को पीछे नहीं छोड़ पाई है, क्योंकि न्यू रिसर्च बताती है कि भले ही एंड्रोमेडा का डायमीटर मिल्की वे से डबल से भी ज्यादा है, यानी इसका साइज काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मास मिल्की वे के मास के बराबर ही है। यानी इस मामले में मिल्की वे पीछे नहीं रही और एंड्रोमेडा के बराबर ही आकर खड़ी हो गई है। ये भी हो सकता है कि मिल्की वे का मास एंड्रोमेडा से भी ज्यादा हो, क्योंकि मिल्की वे में ज्यादा डार्क मैटर है। लगता है इन दोनों में ना कंपटीशन चल रहा है। अब कितना भी कंपटीशन कर लो, भले ही रहना तो इन्हें एक साथ ही है, एक ही ग्रुप में, क्योंकि मिल्की वे एक बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है और एंड्रोमेडा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसलिए ये गैलेक्सीज के सेम ग्रुप की मेंबर्स है और इस ग्रुप का नाम है लोकल ग्रुप। अब फिर से एक सवाल कि ये लोकल ग्रुप क्या होता है? तो इसका जवाब ये है कि लोकल ग्रुप असल में गैलेक्सीज का एक ग्रुप है जिसमें एंड्रोमेडा, मिल्की वे और ट्राईएंगुलम जैसी लार्ज गैलेक्सीज के अलावा लगभग 30 छोटी यानी ड्वार्फ गैलेक्सीज और हैं। ये ड्वार्फ गैलेक्सीज इन तीनों गैलेक्सीज का चक्कर लगाती हैं। जहां तक एंड्रोमेडा की बात है तो इसके पास 20 से ज्यादा सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं जो ड्वार्फ गैलेक्सीज ही होती हैं और इनमें से ब्राइटेस्ट और लार्जेस्ट ड्वार्फ गैलेक्सीज है M110। तो अब फिर से लोकल ग्रुप पर लौटते हैं। गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप अपने से बड़े वर्गो सुपर क्लस्टर का एक पार्ट है और वर्गो सुपर क्लस्टर लेनिकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। जैसे हमारा घर किसी कॉलोनी का हिस्सा होता है, कॉलोनी किसी स्ट्रीट का, स्ट्रीट किसी सिटी का, सिटी किसी डिस्ट्रिक्ट का और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते स्टेट, कंट्री और अर्थ से होते हुए सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हो जाता है। बस वैसे ही गैलेक्सीज छोटे से बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हुए यूनिवर्स का एक पार्ट बनाती है। आई होप आपके लिए इसे समझना आसान रहा होगा। तो फिर अब ये देखते हैं कि लोकल ग्रुप में तो 3 लार्ज गैलेक्सीज हैं, एंड्रोमेडा, मिल्की वे और ट्राईएंगुलम। तो क्या ट्राईएंगुलम भी अर्थ से दिखाई देती है? लेट्स सी। ट्राईएंगुलम जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है वो अर्थ से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी एंड्रोमेडा तो अर्थ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है, जबकि ट्राईएंगुलम गैलेक्सी 2.7 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी थोड़ा और ज्यादा दूर। ऐसे में कभी कभार ये गैलेक्सी भी हमारे आसमान में खुली आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि इसकी सरफेस ब्राइटनेस काफी लो है इसलिए इसे देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए इसके इतने चर्चे नहीं होते जितने एंड्रोमेडा के होते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने काफी कुछ जान लिया है और आई फील कि नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा से मिलकर आप भी बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे। लेकिन इसके बारे में जानते जानते एक ख्याल पक्के से आया होगा कि इसका एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम किसने रखा, कैसे रखा, ये आइडिया कैसे आया? तो इसका जवाब ये है कि जैसे मिल्की वे को तो ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसकी अपीयरेंस ऐसी थी आसमान में, वो व्हाइट कलर का एक रास्ता नजर आती है, इसलिए एंशियंट्स ने उसे मिल्की वे नाम दे दिया था। लेकिन एंड्रोमेडा, इसे ये नाम कैसे मिला? तो इसकी कहानी भी इसके नाम की ही तरह काफी डिफरेंट और यूनिक है। तो कहानी ये है कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी एंड्रोमेडा, जिसे डेथ से बचाया था एक प्रिंस पर्सियस ने। अब ये सब कुछ ऐसे हुआ कि इथियोपिया के प्रिंसेस एंड्रोमेडा किंग सेफियस और क्वीन कैसियोपिया की ब्यूटीफुल डॉटर थी। एक बार एंड्रोमेडा की मदर ने ऐसे ही बस यूं ही कह दिया कि उसकी डॉटर तो जलपरियों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये बात सी गॉड पोसाइडन को अच्छी नहीं लगी और उसने अपनी सी मॉन्स्टर सीटस को भेज दिया कि जाओ एंड्रोमेडा के फादर सेफियस का किंगडम डिस्ट्रॉय कर दो। तो एंड्रोमेडा के फादर को ये कंडीशन दी गई कि अगर अपने किंगडम को बचाना चाहते हैं तो अपनी डॉटर एंड्रोमेडा को सी मॉन्स्टर के हवाले करना होगा। फिर क्या था, अपने किंगडम और उसके लोगों की जान बचाने के लिए ये कदम उठाया गया और एंड्रोमेडा के पेरेंट्स ने उसे समुद्र किनारे एक चट्टान से बांध दिया ताकि सी मॉन्स्टर उसे ले जा सके और किंगडम को बचाया जा सके। ये वाकई में डरावना है।
लेकिन फिर मैजिक हुआ और चार्मिंग प्रिंस पर्सियस अपने पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर आया और उसने सी मॉन्स्टर सीटस को मार दिया। उसके बाद की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो गई और वो हमेशा के लिए साथ साथ खुश रहे और प्रिंसेस एंड्रोमेडा के नाम पर इस गैलेक्सी को नाम दिया गया, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो जरा आप ये भी जान लेते हैं कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन में है। ये 88 कॉन्स्टलेशंस में से 19th लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है। इसे सदर्न के मुकाबले नॉर्दर्न स्काई में आसानी से देखा जा सकता है। आपको बता देते हैं कि ये जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लगते बल्कि हमारी बहुत मदद भी करते हैं, क्योंकि नाइट स्काई में स्टार्स की लोकेशन पता करने में और नेविगेशन में ये हेल्पफुल रहते हैं। लगता है यूनिवर्स का ये तारा वो तारा, हर कोई हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन शायद हम ही नहीं समझ पाते। खैर चलिए, अब एंड्रोमेडा नाम से जुड़ी दिलचस्प बातें तो हमने जान ली है, लेकिन अभी आगे तो बहुत कुछ पता करना बाकी है। बात हमारे नेबर की है, इसलिए ये सब भी तो जानना है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में हमें पता कैसे चला, कैसे हुई इसकी डिस्कवरी, कैसे पता चला कि ये एक गैलेक्सी है। तो देखिए, एंड्रोमेडा कई सेंचुरीज से हमारी लार्जेस्ट और नियरेस्ट गैलेक्सी नेबर रही है। इसे पहले नेबुला समझा जाता था, गैलेक्सी नहीं। उस टाइम एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि ये लाइट पैच या तो ग्लोइंग गैसेस से बना है या फिर शायद एक सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है। वैसे नेबुला का मतलब तो जानते ही आप, ये एक ऐसा डस्ट और गैस का जाइंट ब्राइट क्लाउड होता है जिसपे स्टार फॉर्मेशन होती है। नेबुला गैलेक्सी से छोटा होता है और उसका एक पार्ट होता है, यानी एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है। ये ख्याल तब तक किसी को नहीं आया क्योंकि उसे नेबुला समझा जाता रहा। और फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर ने साल 1774 में इस एंड्रोमेडा नेबुला को अपने उस कैटलॉग में 31st आइटम की तरह रखा, जिसमें उन्होंने कॉमेट हंटिंग के टाइम ऑब्जेक्ट्स टू अवॉइड की लिस्ट तैयार की थी। उसमें 31st नेम एंड्रोमेडा का ही था। वहीं से इसे M31 यानी मेसियर 31 नाम भी मिल गया। अब क्योंकि एंड्रोमेडा कहीं छुपी हुई तो थी नहीं कि कोई इसे डिस्कवर करता, क्योंकि इसे तो क्लियर डार्क स्काई में देखा जा सकता है और पहले भी देखा जा सकता होगा। हाँ, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले रिकॉर्ड 964 CE में बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में मिले, जिसे पर्शियन एस्ट्रोनॉमर ABD अल रहमान अल सुफी ने कंपाइल किया था। और जब 1920s में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एंड्रोमेडा कोई नेबुला नहीं है और ना ही ये मिल्की वे गैलेक्सी का कोई पार्ट है, बल्कि ये तो एक सेपरेट गैलेक्सी है, तब इसे एक गैलेक्सी माना गया। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लगा होगा कि अब अपना टाइम आ गया, क्योंकि उस टाइम एंड्रोमेडा को अपनी असली पहचान मिल गई। और इस तरह एस्ट्रोनॉमर्स के लगातार एफर्ट्स के थ्रू हमें पता चला कि आसमान में वो जो एक धुंधला सा धब्बा है, जो पैच है, वो तो एक अलग गैलेक्सी है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स को थैंक्स कहना तो बनता है। और अचीवमेंट से ध्यान आया कि ये तो ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स का भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन एक गैलेक्सी में बहुत बड़ा होता है। पता है क्यों? क्योंकि स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि माना जाता है कि सबसे पहली स्टार जनरेशन इसी क्लस्टर में बनी थी। और आज इन क्लस्टर्स में रहते हैं सैकड़ों हजारों पुराने तारे, जिनकी चमक आज भी कम नहीं हुई है। गैलेक्सी के आउटर रीजन्स में मिलने वाले ये क्लस्टर्स स्फेरिकल शेप के होते हैं और सैटेलाइट की तरह गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं। और देखिए, एंड्रोमेडा कितनी लकी है ना कि उसके पास अभी तक 460 से ज्यादा डिफरेंट ग्लोबुलर क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और एंड्रोमेडा जिस लोकल ग्रुप की मेंबर है, उसका लार्जेस्ट ग्लोबुलर क्लस्टर मेऑल सेकंड है, जिसे एंड्रोमेडास क्लस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। तो क्या अब आगे हम ये जाने कि एंड्रोमेडा के अंदर क्या है? क्या इसके पास मिल्की वे की तरह स्पाइरल आर्म्स है? और क्या इसमें भी ब्लैक होल रहता है? हाँ, क्यों नहीं। तो देखिए, इस स्फेरिकल गैलेक्सी में स्पाइरल आर्म्स होती हैं और इसके अंदर एक स्मॉल डस्ट रिंग भी है, जो शायद 200 बिलियन साल पहले M32 गैलेक्सी से इंटरैक्शन की वजह से आ गई है। इसके अलावा एंड्रोमेडा के पास गैस की एक लार्ज रिंग है, जिसके चारों तरफ डार्क मैटर है। ये ऐसा मैटर होता है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर कर सकते हैं। मिल्की वे की ही तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में स्टार्स का एक सेंट्रल बल्ज है और इसके कोर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है।
ये कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आपको इस बात से ही हो जाएगा कि इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास सन के मास का 100 मिलियन गुना तो है ही। ये मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए यानी कि सेजिटेरियस ए स्टार से भी कम से कम 25 गुना मैसिव है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि सुपर मैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि ये अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। और अगर कोई भी इसके आसपास से गुजरे, कोई भी, तो उसे ये मॉन्स्टर जैसे इरादों वाला ब्लैक होल निगल जाएगा और फिर जो कुछ एक बार इसके अंदर चला जाएगा, चाहे प्लैनेट, चाहे स्टार्स या फिर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, सबकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर जाने का मतलब अंतरिक्ष में अपना पता भूल जाना है। अब यूं तो हर गैलेक्सी में बहुत सारे ब्लैक होल मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल उसके सेंटर में रहने वाला मॉन्स्टर सुपर मैसिव ब्लैक होल ही होता है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो ब्लैक होल पर बनी डॉक्यूमेंट्री को जरूर से देखिएगा। और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि एंड्रोमेडा का सुपर मैसिव ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा कैसे है, क्या ये हमेशा से ही इतना बड़ा था, तो ये जानना जरूरी है कि ये ब्लैक होल हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। शायद दूसरे मैसिव ब्लैक होल से मिलकर या यूं कहे कि उन्हें खा करके ये इतना बड़ा हो गया है। और ऐसा तब हुआ होगा जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से टकरा करके उन्हें अपने में मिला रही थी। तब इसे भी दूसरी गैलेक्सी के ब्लैक होल के साथ मर्ज करके बड़ा होने का मौका मिल ही गया होगा। मतलब इसके इरादे तो ठीक नहीं और ये तो बहुत ही पावरफुल है, हमें तो इससे बचकर रहना होगा। आखिर ये हमारी नेबर गैलेक्सी में जो मौजूद है, लेकिन वो कैसे? क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी तो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। तो हम तो बचने की बात कर रहे थे और ये हमारे पास आ रही है। और अगले 4 से 5 बिलियन साल में एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगी। तो फिर क्या होगा? फिर ये दोनों नेबर गैलेक्सीज मिलकर के इनसे ज्यादा बड़ी और ब्राइट सुपर गैलेक्सी बना लेंगी, जो कि एलिप्टिकल शेप में होगी और उसका नाम होगा मिल्कोमेडा या फिर मिल्कड्रोमेडा। अब आपका इस फिक्र में पड़ना नेचुरल है कि ऐसा होगा तो अर्थ पर तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतने लंबे टाइम बाद तो अर्थ पर शायद लाइफ बचेगी ही नहीं। कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी, लेकिन जब हमने ही अर्थ पर जिंदगी को कहीं गुमा दिया है तो फिर ये तो यूनिवर्स है, इसके पास तो बहुत पावर्स है कुछ भी नया बनाने और बिगाड़ने की। और अगले 4 या 5 बिलियन ईयर्स में अर्थ पर लाइफ ना होने का रीजन होगा सन के सेट होने का टाइम नजदीक आना। क्योंकि सन एक स्टार है जो अभी अपनी येलो ड्वार्फ स्टार स्टेज में है और अगले 4 से 5 बिलियन सालों में अपनी रेड जाइंट स्टेज में आ जाएगा। इस स्टेज में उसकी साइज और हीट दोनों इंक्रीज होगी। साइज बढ़ने के साथ वो अपने पास स्थित मरकरी और वीनस प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा और पॉसिबिलिटी है कि वो अर्थ का भी सफाया कर देगा। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी सन की हीट अर्थ को एक जले हुए टोस्ट जैसा तो बना ही देगी, जिस पर जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। बहुत बुरा लग रहा है ना ये सुनकर। और इसका मतलब हुआ कि दोनों गैलेक्सीज का मर्जर तो होगा ही, लेकिन उसे देखने के लिए हम नहीं होंगे। लेकिन ये सुनकर आपको शायद थोड़ा बेहतर लग जाए कि शायद तब तक हम यानी हम इंसान कहीं और स्पेस में कोई और नई दुनिया बसा ले। कुछ भी हो सकता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। ये यूनिवर्स है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, ये जरूर जाना जा सकता है कि ये मर्जर डेंजरस हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों गैलेक्सीज इतनी बड़ी है कि इनकी टक्कर के साथ इनके अंदर मौजूद स्टार्स में टकराव होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इनके मर्जर का किसी को पता भी ना चले और ये दोनों आराम से मर्ज होकर एक ज्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल गैलेक्सी बना ले, जिसमें ढेर सारे नए तारे हो और उन तारों की चमक कोई अर्थ के आसमान में देख रहा हो। तो हम उम्मीद करते हैं बेस्ट के लिए। और अगर अभी अर्थ के लिए ये जानकर आपको बुरा लग रहा है तो अभी ये जो जिंदगी मिली है ना, इसमें अर्थ के लिए कुछ कर जाइए। अभी तक हमने अर्थ से सिर्फ लिया है, ले रहे हैं बहुत कुछ या फिर शायद सब कुछ। अब अगर छोटे छोटे एफर्ट्स करके हम सब थोड़ा थोड़ा भी अर्थ को वापस लौटाएंगे तो ही शायद हम कुछ सुधार पाए, खासकर अपनी गलतियां। सोचकर देखिएगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अर्थ से सब कुछ लेने के बाद अब उसे थोड़ा थोड़ा ही सही पर लौटाए जरूर।
आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर। वैसे अभी ये बताइए कि आपको क्या लगता है, एंड्रोमेडा के पास भी मिल्की वे की तरह प्लैनेटरी सिस्टम होंगे, प्लैनेट्स होंगे? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी मिलियंस प्लैनेट्स होंगे जो अपने स्टार का चक्कर लगाते होंगे, बिल्कुल जैसे मिल्की वे में सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स अपने स्टार सन का चक्कर लगाते हैं। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स अपने स्टार का चक्कर लगाने में भाग दौड़ करते रहते हैं। लेकिन प्लैनेट्स का पता लगाना एक बहुत ही टफ टास्क होता है, क्योंकि प्लैनेट्स स्टार्स की तरह लाइट एमिट नहीं करते हैं। इसी वजह से सोलर सिस्टम के बाहर भी जितने भी प्लैनेट्स फाइंड आउट किए गए हैं, जिन्हें एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है, वो सब मिल्की वे गैलेक्सी में ही मिलते हैं। तो नेबर गैलेक्सी में प्लैनेट्स फाइंड आउट करना तो डबल डिफिकल्ट टास्क हो गया। इसी वजह से इन गैलेक्सी में अभी तक कोई भी प्लैनेट पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है। और अगर अभी तक एंड्रोमेडा में प्लैनेट के तौर पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना हुआ है तो वो है PA99N2, जो इसका टेम्परेरी नेम है। यानी एंड्रोमेडा में प्लैनेट ढूंढना एक आसान टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब प्लैनेट्स मिल जाएंगे तो उनके प्लैनेटरी सिस्टम्स का भी पता चल ही जाएगा। लेकिन अगला सवाल ये आता है दिमाग में कि क्या उन प्लैनेट्स पर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी मिल पाएगी? तो इसके लिए तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है या नहीं, ये उसके गोल्डीलॉक्स जोन में होने या ना होने से पता चलेगा। गोल्डीलॉक्स जोन को उस स्टार सिस्टम का हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। इस जोन में वाटर के लिक्विड बने रहने के लिए राइट टेम्परेचर्स मिला करते हैं, और जहां वाटर है वहां लाइफ पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और जैसे ही प्लैनेट्स का पता लगेगा वैसे ही उन पर लाइफ पॉसिबिलिटी भी पता चल ही जाएगी। और फिर एंड्रोमेडा के साथ मिल्की वे का इतना गहरा कनेक्शन है, तो ये सब हम जल्दी ही जान लेंगे। और अभी जो हम जान सकते हैं वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हमारे आसमान में लोकेशन। तो फिर आप तैयार हो जाइए अपनी खुली आंखों के साथ एक क्लियर और डार्क स्काई में एंड्रोमेडा को देखने के लिए। और ऐसा करने के लिए आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि डार्क नाइट ही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क नाइट जिसमें मून लाइट नहीं होती और स्ट्रीट लाइट्स ही ऑफ हो चुकी होती हैं, उसी में आसमान की ब्राइटनेस नजर आ पाती है। लो लाइट पोल्यूशन में ही एंड्रोमेडा को पहचाना जा सकता है, क्योंकि सिटी लाइट्स में यूनिवर्स के मैजिक देख पाना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। और अगर आप एंड्रोमेडा को ज्यादा क्लियर देखना चाहते हैं तो उसे बिनोक्यूलर से या टेलीस्कोप से देखिए। अब आगे आप बताइए कि ये गैलेक्सी कौन से कॉन्स्टलेशन में मिलेगी? एंड्रोमेडा में। जी हाँ, यानी अगर एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन की लोकेशन पता हो तो आसानी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकेगा। और एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन को फटाफट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसके नेबर कॉन्स्टलेशन कैसियोपिया की हेल्प ले सकते हैं। कैसियोपिया को आसमान के नॉर्दर्न पार्ट में W की शेप में देखा जा सकता है। आप इसे आसानी से ढूंढ लेंगे क्योंकि ये 5 ब्राइट स्टार्स से बना है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी कैसियोपेया के डायरेक्टली नेक्स्ट लोकेटेड है, यानी उसके बगल में, जो आपको देखकर जरूर खुश होगी। क्या आपको याद है एंड्रोमेडा की कहानी में कैसियोपिया किसका नाम था? सोचिए, प्रिंसेस एंड्रोमेडा की मदर का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब आगे और ये देखते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के जस्ट पास स्टार्स का एक बॉक्सी शेप भी नजर आता है, जो पैगासस कॉन्स्टलेशन बनाता है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में W शेप और बॉक्स लाइक शेप के बीच एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकता है। आपके लिए एंड्रोमेडा को देखना और भी आसान हो सके, इसके लिए बता देते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड्रोमेडा को देखने के लिए अगस्त से फरवरी बेस्ट टाइम होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में से अक्टूबर से दिसंबर तक देखा जा सकता है। इसलिए सही टाइमिंग और डायरेक्शन की हेल्प लेकर के एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ढूंढा जा सकता है। और जब आप इसे देखेंगे तो सच में उछल पड़ेंगे खुशी से। और आपकी इस खुशी के साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ मुलाकात और जान पहचान का ये सफर यहीं पर पूरा हुआ। अब आप जानते हो कि आपकी वो नेबर गैलेक्सी कौन सी है, जो भले ही बहुत दूर है, बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी अपनी प्रेजेंस हमारे आसमान में देती रहती है। और ये है एंड्रोमेडा। शायद आसमान में नजर आकर ये हमें याद दिलाती होगी कि मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक न्यू फॉर्मेशन में, यानी मिल्कोमेडा या मिल्कोड्रोमेडा की फॉर्म में, जो भी हो। अब उसके मन में क्या है ये तो वही जाने। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है वो आप हमें बता सकते हैं।
तो हमें जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। और अगर ऐसी ही यूनिवर्स की मिस्ट्रीज से भरी डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू अपनी जिंदगी में एडवेंचर और थ्रिल बनाए रखना चाहते हैं तो अभी infinitystream.tv पर साइन अप कीजिए। आपको यहाँ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी, इसलिए कनेक्ट होने में देर मत लगाइए। और अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही यूनिवर्स के एक और नए और दिलचस्प फसाने के साथ। तब तक के लिए आपसे कहेंगे धन्यवाद।